नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हिंदी के कक्षा में आपका स्वागत है। इस दूसरे सेमेस्टर का दिवाली के बाद का नया लेसन शुरू करने से पहले मैं आप सबको दिवाली की और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आशा रखता हूं कि नया साल हमें ये सब जो आपत्ति हमने इस साल में झेली है उससे छुटकारा दिलाए। हम फिर से कोरोना या तो दूसरे भी सभी ऐसे रोग से मुक्त होकर अच्छे ढंग से स्टडी कर सके और हमारा विकास कर सके। तो लीजिए, हम देखने जा रहे हैं आज लेसन नंबर 15 दाज्यू। एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसके लेखक शेखर जोशी है और ये कहानी देखो, नया साल शुरू होने जा रहा है, आत्मीयतापन पर जोर देती है। आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों का एक दूसरे के बीच का जो आत्मीयतापन है वो कम होता जा रहा है। कारण क्या है? हमारी एक अपनी मानी हुई प्रतिष्ठा। हम अपनी प्रतिष्ठा को लेकर इतने चिंतित हैं कि दूसरे लोगों से या तो हमसे थोड़े कम स्टेटस वाले, स्टेटस का बहुत महत्व है ना, हर एक व्यक्ति अपने अपने स्टेटस वालों को ही अपनी मित्रता के बराबर चुनता है और उसी के साथ आत्मीयता रखना चाहता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी कहानी है, एक मनोवैज्ञानिक स्तर की कहानी है। 8-9-10 साल का बालक इस कहानी का हीरो है, नायक है, और उसका जो मानसिक जो वेदना है उसको लेखक ने यहाँ पर बड़े अच्छे ढंग से रखा है। बहुत ही छोटी सी कहानी और छोटी सी कहानी का बड़ा मार्मिक रूप से निरूपण किया गया है। पहले मैं लेखक का परिचय पढ़ता हूँ। शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा, उत्तरांचल के ओलिया गांव नामक स्थान पर हुआ। आपने केकड़ी एवं अजमेर में स्कूली शिक्षा प्राप्त की। लगभग 30 वर्षों तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहने के बाद आप स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। आपके चर्चित कहानी संग्रह है कौशिक का घटवार, साथ के लोग, दाज्यू, हलवाहा एवं नौरंगी बीमार है। आपकी आदमी और कीड़े कहानी को 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार और पहल सम्मान से आप सम्मानित हैं। दाज्यू कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। दाज्यू कहानी बाल श्रमिक पर लिखी गई कहानी है। मदन एक पहाड़ी बालक है जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है। भोलेपन में वह जिसे अपना दाज्यू अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है, वह किसी प्रकार एक दिन उसके बाल मन पर आघात कर जाता है। इसका मार्मिक चित्रण इस कहानी में हुआ है। तो लेखक के परिचय के साथ साथ मैंने कहानी का जो मूल कथांश है, जो सार तत्व है, वो मैंने आपको बता दिया कि ये कहानी एक बाल श्रमिक पर लिखी गई है। आप जानते हैं कि बाल श्रमिक किस तरह से अपनी जो सारी मनोवेदना है उसको झेल कर काम करते रहते हैं। हमारे देश में इसका प्रचलन शायद ज़्यादा है। हाँ, धीरे धीरे कम होता जा रहा है क्योंकि सरकार ने इस पर कई कायदे कानून बनाए हैं, लेकिन आज भी कहीं पर देखने को मिलता है कि अपने माँ बाप के किसी कारण दुर्दशा को देखकर जो छोटे बच्चे हैं, 7, 8, 9, 10 साल के, 14 साल के नीचे के, 14 साल तक का कोई भी व्यक्ति वो बालक गिना जाता है और उसके पास से कोई भी काम करवाना वो बाल मजदूरी गिनी जाती है। इसके खिलाफ एक्ट भी है, आप जानते हैं, कायदे कानून बनाए गए, लेकिन आज भी ये सब हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी एक ऐसा बालक है कि जो पहाड़ में किसी गांव में बसता है। आप जानते हैं कि लेखक का गांव भी हमने देखा कि अल्मोड़ा यानी उत्तरांचल के ओलिया गांव में लेखक का गांव है, जन्मस्थान है, इसलिए वहाँ के परिवेश का कुछ यहाँ पर हमको परिचय प्राप्त होता है। ये बालक भी अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र का एक गांव है, बहुत ही अच्छा खासा नाम है उसका। ये आएंगे तब मैं बताऊंगा, आपको याद रखने का है, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स है तो किसी भी तरह से पूछा जाए। तो वहाँ का बालक है, अपने पेट की आग बुझाने के लिए वो शहर में आया है
और एक होटल काफ़े में काम करता है। वहाँ पर एक व्यक्ति के साथ, जिसका नाम जगदीश बाबू है, उसका परिचय हम देखेंगे। उसका परिचय होता है। जगदीश बाबू अकेले थे, परिणाम स्वरूप वो भी का शायद उस पहाड़ी क्षेत्र के, ये जो हमारा नायक है मदन, उसी के आसपास के गांव के रहने वाले थे। जब इस मदन से उनका परिचय होता है, तब जब तक वो अकेले थे नितांत, यहाँ पर जब उनका कोई जान पहचान वाला नहीं था, तब मदन के साथ वो आत्मीयतापूर्ण व्यवहार करते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ समय बीतता जाता है, उनकी जान पहचान बनती जाती है, और जब मदन उन्हें दाजू कहकर पुकारता है, तब उनकी प्रतिष्ठा पर आ बनती है। तो इस पर लेखक का एक कटाक्ष, और उसके कारण मदन के बाल मानस पर जो बीतती है और उसके बाद जो उसका स्वभाव बनता है, उसका यहाँ पर निरूपण है। बहुत ही मार्मिक निरूपण है। अब हम कहानी देखते हैं। चौके से निकलकर बाईं ओर जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफे है, वहीं जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। गोरा चिट्टा रंग, नीली सफ्फाक आंखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद की स्फूर्ति। आंखों की चंचलता को देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता था, और शायद वही उम्र उसकी रही होगी। तो लेखक ने पहली मदन का परिचय दिया है, बहुत ही छोटे कम शब्दों में परिचय दिया है। कैसा है वो? उसका गोरा चिट्टा रंग है, उसकी आंखें बिल्कुल अति स्वच्छ आंखें हैं, नीली सफ्फाक निर्दोष आंखें, सुनहरे बाल है, चाल में एक मस्ती है परंतु शिथिलता नहीं है, यानी आलस नहीं है किसी प्रकार का। कैसी स्फूर्ति है? तो फुर्ती की जो कंपैरिजन है, तुलना, उन्होंने कमल के पत्ते पर जिस तरह से पानी की बूंद फिसलती है, उसके साथ उसकी फुर्ती की कंपैरिजन की तुलना की है। और आंखों की जो चंचलता है, उसे देखकर उन्होंने उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाया कि वो शायद 9-10 वर्ष का बालक था। और फिर उसे अनुमोदन देते हुए कहते हैं कि हाँ, शायद वो उसकी उम्र वही रही होगी। अब दूसरा पैराग्राफ। अधजली सिगरेट का एक लंबा कश खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया, तो वह एक मेज से प्लेटें उठा रहा था, और जब वे पास ही कोने के टेबल पर बैठे तो वह सामने था, मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाले की व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह कुछ बोला नहीं, हाँ, नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया भर था, पर उसके इसी मौन में जैसे सारा मीनू समाहित था। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुराकर चल दिया, और पलक झपकते ही चाय हाजिर। तो इस पैराग्राफ पे बालक की जो, मदन की जो स्फूर्ति है एक वेटर के रूप में, उसको यहाँ पर बताया गया है कि जब भी जगदीश बाबू कैफ़े यानी कि होटल में प्रवेश करते हैं, तो किसी मेज़ पर से प्लेटें उठा रहा था, लेकिन जैसे ही वो एक टेबल पर बैठते तुरंत वहाँ पर हाजिर हो जाता है, और उसके नम्रता का प्रदर्शन करता है ग्राहक के प्रति, थोड़ा झुकता है, मुस्कुराता है, और जब चाय का ऑर्डर प्राप्त करता है तब भी एक बार पुनः मुस्कुराकर वो चल देता है, और पलक झपकते ही चाय हाजिर, माने तुरंत ही चाय लेकर वो हाजिर हो जाता है। तो यह जिस तरह से वो मदन की जो स्फूर्ति है, उसका लेखक ने वर्णन किया इस पैराग्राफ में। अब आगे का पैराग्राफ। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। निर्जन एकांत स्थान में निसंग होने पर भी कभी कभी आदमी एकाकी अनुभव नहीं करता। लगता है इस एकाकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है, परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जनरौमयी वातावरण में रहकर भी सूनेपन की अनुभूति होती है। लगता है जैसे कुछ है वह जो कुछ है वह पराया है, कितना अपनत्वहीन। पर यह अकारण ही नहीं होता। इस एकाकीपन की अनुभूति इस अलगाव की जड़ें होती है, बिच्छोह या विरक्ति की किसी कथा के मूल में। यानी लेखक इस पैराग्राफ में क्या कहना चाहते हैं कि मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। हम कभी मान लो एकांकी स्थान पर घूमने फिरने जाते हैं कि बिल्कुल एकांत है, वहाँ पर कोई नहीं है सिवाय प्रकृति, लेकिन फिर भी वहाँ पर हमें एकांकीपन का अनुभव नहीं होता है, हमें सब कुछ अपना लगता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो हम किसी अजनबी शहर में गए हैं,
जहाँ पर सब कुछ है, हम बाजार में खड़े, चारों ओर जनरमय वातावरण है, कोलाहल है, लोग आपस में बात कर रहे हैं, कितने सारे लोग हैं, बाजार में भीड़ है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि जैसे यहाँ मेरा अपना कोई नहीं है, बिल्कुल पराया है। तो इसका कारण क्या है? विक्षोभ या तो विरक्ति की किसी कथा। विक्षोभ है, कई मूल स्थान से हम बिछड़कर इस स्थान पर आए हुए हैं, और उस मूल स्थान की बिछड़ने की जो वेदना है वो हमें इस स्थान से जुड़ने नहीं देती, इसलिए यहाँ पर हमें इस नए स्थान पर एकांकीपन का अनुभव होता है। अब आगे का पैराग्राफ। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं, चौक के चहल पहल, कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन है। शायद कुछ दिन रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे, पर आज तो लगता है वह अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर, कितना दूर है। और तब उन्हें अनायासी याद आने लगता है अपना गांव, पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट के शहर के काफे, होटल, सब कुछ। यानी ऐसा देखने को मिलता है, हर एक व्यक्ति शायद अपने जीवन में कभी कभी जब वो इस तरह से अकेला पड़ता है तब इसका अनुभव करता है। यहाँ पर जगदीश बाबू भी बहुत दूर देश से आए हुए हैं। अभ्यस्त, अभ्यस्त माने आदत, एक बार आदत हो जाने पर उन्हें इस वातावरण में शायद अपनेपन की अनुभूति होने लगे, परंतु आज तो लगता है कि जैसे यहाँ पर अपना कोई नहीं है, कोई अपना क्या, अपनेपन की सीमा से सब कुछ दूर है, बहुत दूर है। और तब उस समय व्यक्ति को याद आने लगता है कि वो मेरा गांव, मेरे गांव के आसपास के जो उनके मित्र है, कोई होटल कॉफे जहाँ पर उन्होंने अपने दिन बिताए, स्कूल कॉलेज, ये सारा सब कुछ याद आने लगता है। क्योंकि यहाँ पर जिस स्थान पर हम वो जगदीश बाबू आज हाजिर है, वहाँ पर उन्हें बिल्कुल एकाकीपन महसूस होता है, इसलिए उन्हें वो अपने सारा जो गांव है, पड़ोस के आदमी है, स्कूल कॉलेज के छोकरे हैं, वो सब याद आने लगता है। और शायद उनकी स्मृति में ये सब बातें चल रही है, उतने में ही आवाज़ आती है, चाय साहब। जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट झाड़ी। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है, और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। यानी रिक्तता माने खालीपन, जो एकाकीपन का अनुभव हो रहा था, वो अनुभव जो एकाकीपन है वो शायद इस आवाज से दूर हो सकता है कि जो शब्द की ध्वनि, जो शब्द उनके कान में सुने थे, कौन सा शब्द था? मदन द्वारा बोला गया चाय साहब। तब उन्होंने लगा कि ये ध्वनि में कुछ है, कुछ अपनापन है, इसलिए वो अपनी शंका का समाधान करने के लिए मदन से पूछ लेते, तुम्हारा नाम क्या है? मदन। देखो बात याद रखना, यहाँ पर जगदीश बाबू अकेले हैं, और इसी अकेले होने के कारण अपने एकांकीपन को दूर करने के लिए जब उन्हें लगता है कि मदन का आवाज़ में कुछ ऐसी बात है कि जो उन्हें अपनेपन की सीमा में ले जाती है, इसलिए उसके साथ संबंध बढ़ाते हैं, उसका नाम पूछते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? पहाड़ का हो बाबूजी। पहाड़ तो सैकड़ों है, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया, क्योंकि वो 9-10 साल का बच्चा है, शायद पढ़ा लिखा कुछ स्कूल देखी तक नहीं है, अपने पेट की आग बुझाने के लिए शहर के काफे में काम करने आ गया है। इसलिए जब ये जगदीश बाबू कहते हैं कि पहाड़ तो सैकड़ों है, तब उसे शायद पता चलता है कि मेरा पहाड़ और दूसरे और भी पहाड़ और दूसरे भी जिले हैं। उसको मुस्कुरा कर कहा, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। ये गरज उन्हें क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वो नितांत अकेले है, कोई ऐसा ढूंढ रहे हैं जो उनके इस अकेलेपन को दूर कर सके, एकांकीपन को दूर कर सके। इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था। इस कारण टालता हुआ सा बोला, वो तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। फिर भी नाम तो कुछ होगा ही, जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा। डाट्योलगो। क्या नाम है उनका? डोट्यालगो। डोट्यलगो। क्या नाम है?
डोट्यल गो, वह संकोचाता हुआ सा बोला। देखो किस तरह से निराली संज्ञा है। संज्ञा माने गांव का नाम, क्या नाम है? डोट्यल गो। और वो कुछ अजीब सा सुनाई दे रहा है, इसलिए शायद वो अपने मुंह से बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जगदीश बाबू ने खूब जोर दिया, तब उसने अपने गांव का नाम बताया, डोट्यल गो। वो सकुचाता हुआ सा बोला। सकुचाता मीन्स कुछ शर्मिंदगी का अनुभव करता हुआ। जगदीश बाबू के चेहरे पर पूती हुई एकाकीपन की स्याही दूर हो गई, और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। वह मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी न निकल सके। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा हो। जब उसने जगदीश बाबू से सुना कि वह भी उसके पड़ोसी गांव के रहने वाले हैं, तब वो भी एकदम प्रसन्न हो गया, क्योंकि इस एकाकीपन में वो जिस तरह से अपने माता पिता भाई सबसे दूर होकर खाली पेट की आग बुझाने के लिए ये जो बाल मजदूरी का कार्य कर रहा है, उसमें उसको कुछ उसे भी कुछ अपना मिला, और इसीलिए वो इतना प्रसन्न हो गया कि लेखक कहते हैं कि मान लो उसके हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। वो खोया खोया सा अपने अतीत को शायद याद करने लगा। अतीत माने भूतकाल को याद करने लगा। अतीत, गांव, ऊंची पहाड़ियाँ, नदी, ईजा, ईजा माने माँ, बाबा, दीदी, भूली, भूली माने छोटी बहन, दाजू माने बड़ा भाई, ये सब जब जगदीश बाबू उसके मुंह से उनके गांव का नाम सुनकर मदन को याद आने लगता है। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी। सोचता है जगदीश बाबू में कोई अपने को देखना चाहता है, क्योंकि वो उसके पड़ोसी गांव के रहने वाले हैं। कौन से अपनेपन को ढूंढना चाहता है? ईजा यानी कि माँ नहीं, बाबा नहीं, दीदी भूली नहीं, दाजू हाँ दाजू, दाजू क्योंकि जगदीश बाबू बड़े हैं, इसलिए उसे जगदीश बाबू में अपने दाजू यानी कि बड़े भाई का दर्शन होते हैं। 2-4 दिनों में ही मदन और जगदीश बाबू के बीच अजनबीपन की खाई दूर हो गई। खाई माने जो फासला जो उनके बीच में था, वो खाई दूर हो जाना, यानी कि अजनबीपन माने एक दूसरे को जो नहीं जानते थे उसको वो दूर हो गई। और अजनबीपन की खाई दूर होना, इसे मुहावरा भी कह सकते हो, जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह से परिचय होना। तो 2-4 दिन में मदन और जगदीश बाबू के बीच की जो एक खाई थी अजनबीपन की, वो दूर हो गई। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता, दाजू जय हिंद। जय हिंद माने जय हिंद बुलाने का तरीका। दाजू आज तो ठंड बहुत है। दाजू क्या यहाँ भी यू पड़ेगा? यू माने हिम माने बर्फ। दाजू आपने तो कल बहुत थोड़ा खाया। तभी किसी और से बाई की आवाज़ पड़ती और मदन उस आवाज़ के प्रतिध्वनि के पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाता। ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाजू कोई चीज? यानी अपने जैसे जगदीश बाबू जब भी आते थे बिल्कुल प्रसन्न हो जाता था, उसके साथ अपने बड़े भाई जैसा व्यवहार करता था, आसपास के वातावरण की बात करता था उसके साथ, आबो हवा कैसी रहेगी, वातावरण कैसा रहेगा। जगदीश बाबू यदि थोड़ा कम खाते तो उनके खाने के बारे में कहता कि आज तुमने बहुत कम खाया है। यानी एक अपनेपन के, जिस तरह छोटे भाई या तो बड़े भाइयों के बीच जो एक रिश्ता होता है, वो रिश्ता शायद मदन के दिल में जगदीश बाबू के प्रति कायम हो गया था। और इसीलिए कोई भी मान लो बुलाता है तो तुरंत वहाँ पर पहुँच जाता है, अपनी नौकरी बराबर करता है, लेकिन साथ साथ अपने बड़े भाई जगदीश बाबू दाजू से भी वो कुछ ना कुछ पूछता रहता है, उसके साथ संपर्क बनाए रखता है। पानी लाओ, लाया दाजू। शब्द की उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चूमती है। तो जिस तरह से माँ और बेटे का जो संबंध होता है, जिस तरह से माँ अपने बेटे को देखकर प्रसन्न होती है, उसी प्रकार से मदन भी दाजू को जगदीश बाबू को देखकर प्रसन्न होता था और उसके बात को दोहराता था, हर बात को पूरा करने के लिए अपना सक्षम प्रयत्न करता था। कुछ दिनों के बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया, क्योंकि वो अभ्यस्त हो गए थे, बहुत दिन बीत चुके इस वातावरण में, इसलिए वो इस वातावरण से अभ्यस्त हो चुके थे, इसलिए उनका एकाकीपन दूर हो गया। अब उन्हें चौक
कैफे ही नहीं, सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा। परंतु अब उन्हें यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता, और वह मदन था कि दूसरे टेबल से भी दाजू। तो ये क्योंकि अब एकांकीपन नहीं रहा है, आसपास कई लोगों को वो जानते हैं, दूसरे जहाँ पर वो काम करते शायद उनसे वहाँ पर उनका कोई मेलजोल बढ़ गया है। और वैसे है ये मध्यम वर्गीय कुछ प्रतिष्ठित आदमी, और मदन मदन कौन है, एक कैफे में काम करने वाला बॉय, और वो भी उन्हें दाजू यानी कि बड़ा भाई कहकर बुलाए। तो ये जो दाजू दाजू कहता था मदन, मदन तो बेचारा छोटा बच्चा, छोटा भाई अपने बड़े भाई को जिस तरह से प्रसन्न होकर बड़ा भाई करता रहता है, उसी तरह से उसको बुलाता है। लेकिन जगदीश बाबू को अभी अच्छा नहीं लगता है। मदन इधर आओ। आया दाजू। दाजू शब्द की आवृत्ति पर, आवृत्ति माने अगेन उसने कहा, पुनः उसने उसका पुनरुच्चार किया। दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली डोरी अहं की तेज धार के आगे टिक न सकी। यानी जो अपनत्व की डोरी कि दोनों एक ही प्रदेश के रहने वाले थे, इसके कारण जो उनके बीच में बंधी थी वो डोर, ये जो अहंकार की भावना थी कि जगदीश बाबू एक मध्यम वर्गीय प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, जो गांव जान पहचान वाले कहीं थे, और मदन कि जो एक कैफे में काम करने वाला एक लड़का है, वेटर है, वो उनको दाजू कहकर बुलाए तो उनकी प्रतिष्ठा का क्या होगा। ये जो अहंकार था, उस अहंकार के तेज धार से वो अपनत्व की पतली डोर कट गई। दाजू चाय लाओ। चाय नहीं, लेकिन ने दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात। किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं है तुम्हें। प्रेस्टीज, प्रतिष्ठा, अब उन्हें अपनी प्रेस्टीज दिखाई दी। क्यों? क्योंकि अब उनके जान पहचान वाले बढ़ गए। पहले जब कोई जान पहचान वाला नहीं था तो प्रेस्टीज नहीं थी। मदन उन्हें दाजू कहकर पुकारता तो उन्हें बुरा नहीं लगता था, उन्हें अपनत्व लगता था। लेकिन आज प्रेस्टीज का ख्याल आ गया। जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया। क्रोध से तमतमा जाना माने अत्यंत क्रोधित हो जाना। शब्दों पर अधिकार न रह सका। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा, पर मदन बिना समझा ही सब कुछ समझ गया। प्रेस्टीज, मदन पढ़ा लिखा नहीं, इसलिए लेखक ने कहा है कि प्रेस्टीज का अर्थ वो प्रतिष्ठा या तो मान सम्मान समझे या ना समझे, लेकिन जिस तरह से जगदीश बाबू ने उसके साथ व्यवहार किया उससे वो प्रतिष्ठा का, प्रेस्टीज का अर्थ समझे ना समझे, लेकिन सब कुछ समझ गया। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना कर वो घुटनों में सिर दे कोठरी में सिसकिया भर भर रोता रहा। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। इस कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा कि जैसे किसी ने उसे ईजा की गोद से, बाबा की बाहों के और दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो। परंतु भावुकता स्थायी नहीं होती। रो लेने पर अंतर की घुमड़ती वेदना को आंखों की राह से बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होता है। ये जो शब्द है वो याद रखना, क्योंकि ये हर एक के जीवन के स्थायी शब्द है। साहित्य में जो कुछ भी कहा जाता है उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ ज़्यादा ही रहती है। या आदमी जब अपने गांव के पास के रहने वाले जगदीश बाबू ये जानकर जिस तरह से मदन भावुक हो गया था और जगदीश बाबू में अपने दाजू का दर्शन करने लगा था, किस कारण था? भावुकता के कारण था, स्नेह के कारण था। लेकिन वो भावुकता की डोर अब टूट गई। स्नेह की वो जो डोर थी वो टूट गई थी, और इसके कारण उसे बहुत दुख होता है जब जगदीश बाबू उसे डांटते हैं कि उसके दाजू दाजू कहलाना पसंद नहीं, ये सब उसे जब डांटते हैं तब उसे बहुत दुख होता है। मैनेजर से वो अपने सिर दर्द का बहाना बनाकर कोठरी में चला जाता है, अब घुटनों में सर दबाए सिसक क्या भर होता है, क्योंकि आज उसे ऐसा लगता था कि मान लो फिर से अपनी ईजा से, यानी अपनी माँ से, बाबा से, बहन से दूर हो गया है। क्योंकि एक भाई के साथ, जगदीश बाबू के साथ जो संवेदना
का जो आत्मीयतापन का जो वातावरण बना था, जो डोर बंदी थी, वो जगदीश बाबू के रुक्ष व्यवहार ने काट डाली थी। और इसीलिए वो रोता है, लेकिन उसके बाद अपनी भावुकता पर काबू पा लेता है। जो उसके अंतर में जो वेदना घुमड़ती थी, उसको आंखों की राह से बाहर निकाल देने पर वो एक निश्चय कर लेता है। और क्या निश्चय करता है वो हम देखते हैं। मदन पूर्ववत काम करने लगा। दूसरे दिन कैफे में जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वो उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। देखो याद, कंपैरिजन करना। पहले जगदीश बाबू जब आते थे तो दौड़ के उन्हें बुलाता था, जहाँ पर भी बैठते थे वहाँ से दाजू कहकर, दाजू कैसे हो कहकर पुकारता था। लेकिन आज जब जगदीश बाबू ने उसे इशारे से बुलाया, तभी वो वहाँ पर जाने से कतरा रहा है, जाता नहीं है। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। आज उसके मुंह पर वो मुस्कान न थी और ना ही क्या लाऊं दाजू कहा। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा, 2 चाय 2 ऑमलेट। परंतु तब भी लाया दाजू कहने की अपेक्षा लाया साहब कहकर चल दिया। मान लो दोनों अपरिचित हो। किस तरह से उसने अपनी भावनाओं को अंकुशित कर लिया कि जिस जगदीश बाबू ने उसके आत्मा को ठेस पहुंचाई थी, उसके साथ उसने अपना संबंध जो था, उसके दिल ने जो बांधा था, वो संबंध तोड़ दिया और बिल्कुल अपरिचित अजनबी सा बन गया। और इसीलिए लाया दाजू ये कुछ कहने के बदले या तो परिचित होने की मुस्कान देने के बदले बिल्कुल रुख सा उनके सामने खड़ा रहता है। ऑर्डर लेकर लाया साहब कहकर चल दिया है। शायद पहाड़िया है, हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। हाँ, रुखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया, क्योंकि अब उन्हें भी वही महसूस हुआ जो शायद 2 दिन पहले जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को महसूस हुआ होगा। मदन चाय ले आया था। क्या नाम है तुम्हारे लड़के? हेमंत ने एहसान चढ़ाने की गरज से पूछा। ये बार बार होता है, क्योंकि होटल में जल्दी से सर्विस मिले, दूसरे को कुछ मिले या ना मिले, उससे पहले दूसरे को अपने को मिल जाए, इसलिए लोग वेटर से अपनी जान पहचान बढ़ाते रहते हैं। इसलिए यहाँ पर भी यही लेखक ने शब्द प्रयोग किया है कि हेमंत ने एहसान चढ़ाने की गरज से पूछा। हेमंत किसका नाम है? जगदीश बाबू के बचपन के मित्र का। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर झुकी रह गई, क्योंकि वो आंखें उठाकर अब मदन के सामने देखने के काबिल नहीं थी, क्योंकि वो तो जानते थे। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियां घूमने लगी, क्योंकि इसी तरह से एक बार जगदीश बाबू ने भी उसका नाम पूछा। फिर आत्मीयतापन का वो डोर बंदी और किस तरह से फिर उसको वो दुख झेलना पड़ा था। तो उसके सामने भी वो स्मृतियाँ घूमने लगी। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना, फिर दाजू आपने तो कल थोड़ा ही खाया, और एक दिन किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता तुम्हें। जगदीश बाबू ने आंख उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे अभी वो ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। ज्वालामुखी सा फूट पड़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है अत्यंत क्रोध में बोलना। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? बॉय कहते साहब मुझे। संक्षिप्त सा उत्तर देकर वो मुड़ गया। क्या नाम बताया उसने अपना? बॉय। किसी से कोई जान पहचान नहीं है, बॉय, क्योंकि वो लड़का है इसलिए बॉय। बॉय कहते साहब मुझे। संक्षिप्त सा उत्तर देकर वो मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया था। तो इस प्रकार से ये जो मनोवैज्ञानिक कहानी है बाल मजदूर की, जो अन्य क्षेत्र में अपने गांव से, अपने परिवार से दूर अपनी पेट की आग बुझाने के लिए आया है, उसके साथ कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए, अपने एकांकीपन को दूर के लिए एक रिश्ता जोड़ता है, और जब उसका स्वार्थ टल जाता है तब वो रिश्ते की डोर जिस तरह से वो काट डालता है, उसके कारण बाल मानस पर क्या गुजरती है, इसका मार्मिक चित्रण लेखक ने यहाँ पर किया है। कुछ शब्दार्थ है वो आपको जानने के। इसके अतिरिक्त विकल्प मैं यहाँ पर बता देता हूँ, और बाकी के क्वेश्चन आंसर मैं PDF के माध्यम से आपको भेज दूंगा, जो आपको अपने बुक में लिखने के हैं। तो सही विकल्प पहले 2 हम देख ले। एक, मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था? तो आंसर आएगा, क्या आएगा? यस, अल्मोड़ा। और दूसरा, कहानी के अंत में नए ग्राहक हेमंत
को मदन ने अपना नाम क्या बताया, तो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। आप तीसरा शब्द देख लिए क, कि य के बदले प छपा हुआ है, एक्चुअली बॉय लिखने का है आपको। मदन ने अपना नाम क्या बताया, बॉय। यदि 1 मार्क के लिए एक वाक्य में पूछा जाए तो भी। फिर दूसरे कुछ प्रश्न हैं, 3 प्रश्न, और उसके बाद ये 4 दूसरे प्रश्न। ये सब मैं आपको PDF के माध्यम से भेज रहा हूँ, आप अपनी बुक में इसको लिख लेना। और आशा रखता हूँ कि घर पे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और जो काम आपको दिया जाए वो अच्छे ढंग से करते रहेंगे, ताकि आगे के एग्ज़ाम में आपका प्रदर्शन और भी अच्छा हो। और मैं यहाँ पर आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।